हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम की हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। इसके पहले हमने हिंदी की 7 क्लास कंप्लीट कर दिया है और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? व्यंजन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? व्यंजन के बारे में पढ़े थे और हमने व्यंजन के बारे में ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में चर्चा किया था और आयुग्वा, इन तीनों को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक, तो चलिए इसके पहले का हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, तो उससे पहले और थोड़ा सा हमने जानकारी कर लेंगे। व्यंजन से स्टार्ट करेंगे। तो व्यंजन जो आपका है, व्यंजन में हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक, ये हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन। हमने बताया था कि स्पर्श व्यंजन जो है आपके 25 बताए थे। कहां से कहां तक? का से मां तक के जितने वर्ड हैं ये सब के सब स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो हमने स्पर्श व्यंजन क्या बताया? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 बताए। ठीक, तो आपके जो स्पर्श व्यंजन है 25 है। का से लेके मां तक के जितने वर्ड हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हमने ये भी बताया था कि स्पर्श व्यंजन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? वर्गीय व्यंजन। क्या है? वर्गीय व्यंजन। दूसरा नाम बताए थे कि वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन नाम है दूसरा। ठीक है, और एक नाम बताए थे इसी का उदित व्यंजन। क्या बताए थे? उदित व्यंजन। उदित व्यंजन भी इसी का नाम है, स्पर्श व्यंजन का। तो स्पर्श व्यंजन के कितने नाम? 3 नाम। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन। ठीक, इन नाम बताए थे कि ये अलग अलग नाम क्यों पड़े, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बिल्कुल गहराई से पढ़े थे। ठीक है, बिल्कुल डीपली हमने पढ़ा था। आप जाकर के वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे अगली क्लास पढ़ेंगे। तो ये भी है कि हमने पिछली क्लास का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक, तो आप वहाँ से जाकर के पिछली क्लास को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ा था? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद हमने बताया था अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजन के बारे में हमने बताया था कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जो है आपके य र ल व, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है आपके। क्या? य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। हमने बताया था कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु उच्चार स्थानों को नाम मात्र हल्का से स्पर्श करती है तो अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। ठीक, हल्का से स्पर्श करें तो अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। य र ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है आपके। अभी बताया था अंतस्थ व्यंजन को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कहते हैं। दूसरा नाम अंतस्थ व्यंजन का अर्ध स्वर। दूसरा नाम अर्ध स्वर। दूसरा नाम अंतस्थ व्यंजन का अर्ध स्वर। ठीक, तो हमने बताया क्या है? य र ल व अर्ध स्वर है और इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। हमने ये बताया था कि या को और वा को विशेष रूप से अर्ध स्वर मानते हैं। हाँ, ये चारों, लेकिन या को वा को, या और वा को विशेष रूप से मानेंगे अर्ध स्वर। ठीक है, हमने इनके बारे में क्वेश्चन भी बताया था पीछे कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक, तो हमने इस बारे में चर्चा कर लिया था। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ऊष्म व्यंजन में थोड़ा जान लेते हैं ऊष्म व्यंजन क्या होता है। तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हम पढ़ेंगे। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन। ठीक, ऊष्म व्यंजन तो वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जिह्वा एवं उच्चार स्थान के बीच से घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। मतलब जीभ और उच्चार स्थान के बीच घर्षण होता है, इसमें संघर्ष होता है, घर्षण होता है, तो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो जैसे आपके ऊष्म व्यंजन है, स ये तालु सा है, ख मूर्धन्य सा है, ये दंती सा है और हा, ये चारों आपके ऊष्म व्यंजन है। ये चारों ऊष्म व्यंजन है। हमने बताया था कि ऊष्म व्यंजन में घर्षण होता है। उच्चार स्थान और जिह्वा के बीच क्या होता है? घर्षण होता है। बिल्कुल हमने डीपली ही पढ़ा था। क्यों कहते हैं इन्हें संघर्षी व्यंजन? तो हम इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनका नाम दूसरा क्या है? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, संघर्षी व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। अच्छा, तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात है कि संघर्ष होने के कारण इन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और हमारे जो चा वर्ग के वर्ण हैं, जैसे च, छ, ज और झा, ये चा वर्ग के वर्ण हैं, इनमें भी संघर्ष होता है। इनके उच्चारण में भी क्या होता है? संघर्ष होता है। तो इसलिए इन्हें हम संघर्षी व्यंजन कह सकते हैं। और कौन से वर्ण है? स्पर्श व्यंजन भी है। ये कौन से वर्ण है? स्पर्श व्यंजन भी है। तो इन्हें हम कह सकते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक, इन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, तो आपने ये समझा। ठीक है, तो चलिए अगले पेज में चलते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं हम
कि इन तीनों वर्णों में अंतर क्या समझते कैसे, थोड़ा समझने के लिए ही। तो हम यदि ये आपका उच्चारण स्थान है, एक उच्चारण स्थान आपका ये है, ठीक, और एक उच्चारण स्थान ये है, ठीक है, समझ गए। ये आपके उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान, ठीक है, ये आपके उच्चारण स्थान है। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। अब यदि हम उच्चारित वायु को निकालें तो ये उच्चारित वायु है, ये आपकी उच्चारित वायु है। क्या है? उच्चारित वायु, उच्चारित वायु है, ठीक है, उच्चारित वायु है। और ये आपका स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। हमने बताया था कि वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई, ये देखिए स्पर्श कर रही है, यहाँ पे देखिए स्पर्श कर, स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक। अब हम, ये आपकी उच्चारित वायु है, तो उच्चारित वायु नाम मात्र स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है? नाम मात्र। जब नाम मात्र स्पर्श करेगी तो आपका अंतस्थ व्यंजन होगा, अंतस्थ व्यंजन होगा, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होगा, अंतस्थ व्यंजन होगा। और यहां पर हम जीभ बना दिए हैं, ठीक है, ये आपकी जिह्वा है, जिह्वा मतलब जीभ, ठीक है, ये आपकी जीभ है। अब ये आपकी उच्चारित वायु है, ठीक है, ये उच्चारित वायु है। तो जो उच्चारित वायु है, उच्चारण स्थान और जिह्वा को घर्षण करती हुई, रगड़ती हुई बाहर निकलती है ये वायु। तो वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जिह्वा और उच्चारण स्थान को घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, तो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो ये आपके ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ये आपके ऊष्म व्यंजन। समझ में आ गया होगा, पीछे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं, आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं, यहीं पे जान लेते हैं, ठीक है। तो आगे जो है अयोगवाह बताए थे, अयोगवाह हमने बताया था, अयोगवाह। तो अयोगवाह आपके अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। तो अंग आह आपके जो हैं अयोगवाह हैं। तो अयोगवाह को स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी भी कहते हैं, मतलब इकाई कहते हैं। तो वे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो हमने ये बताया अयोगवाह नाम कैसे पड़ा। तो किशोरी दास वाजपेयी व्याकरणविद थे, तो उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अनुशासन में इसका नाम अयोगवाह दिया, अनुस्वार और विसर्ग नाम क्या दिया? अयोगवाह दिया। ये ना तो स्वर है ना व्यंजन है, ठीक, ध्वनि है लेकिन व्यंजन स्वर नहीं है। तो चलिए अयोगवाह आप जान गए, विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह है। तो हमने एक चीज और बताया था, संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने बताया था, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के बारे में बताए थे, ठीक। तो हमने बताया था संयुक्त व्यंजन में बताया था कि पहला व्यंजन इसका आधा होगा, दो व्यंजनों के संयुक्त मतलब जुड़ना, ठीक है। तो दो व्यंजन जुड़ेंगे, इसमें दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो दो व्यंजन जो जुड़ेंगे तो पहला व्यंजन आधा होगा और इसके बाद वाला व्यंजन पूरा होगा, तब बनेगा आपका संयुक्त व्यंजन। तो पहला व्यंजन हम बना रहे हैं क, आपका आधा कर दिए, अब प्लस मूर्धन्य सा, ठीक, मिलकर बनता है छ, ठीक है। फिर आधा त मिलकर आधा पूरा रा मिलकर बनेगा त्र, ठीक है। आधा जा प्लस इया मिलकर बनेगा ज्ञा, आधा सा तालु सा प्लस मिलकर बनेगा स्र, ठीक। ये हमने बताया था छ ज्ञ स्र, छ ज्ञ और स्र, हमने बताया था ये चारों वर्ड संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास में आते हैं, पीछे पढ़ ही चुके थे, चलिए आइए अपनी क्लास में। तो अब पढ़ते हैं हिंदी के अन्य व्यंजन कुछ, ठीक है, हिंदी के व्यंजन, हिंदी के अन्य व्यंजन, हेडिंग लगाएंगे हिंदी के अन्य व्यंजन, ठीक है, हिंदी के अन्य व्यंजन। तो हिंदी के अन्य व्यंजन में हम उसृप्य व्यंजन, क्या हेडिंग पड़ेगी? उसृप्य व्यंजन, उसृप्य व्यंजन, उसृप्य व्यंजन, या इसी को हम कहते हैं उच्छिप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छिप्त, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है,
ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी हेडिंग है, ये आपकी हेडिंग है। तो हमने बताया था, नहीं तो इस बताया नहीं थे। हाँ, उसृप व्यंजन क्या होता है? तो उसृप का अर्थ ही होता है आपका ऊपर उठना। उसृप का मतलब ऊपर उठना, ऊपर उठना, ठीक है, ऊपर की ओर उठना। अर्थ होता है आपका ऊपर उठना या ऊपर की ओर उठना। उसृप का अर्थ क्या होता है? ऊपर की ओर उठना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर की ओर उठती है उन्हें उसृप व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन, यदि हम इसी बिहाफ पर यहाँ डिफिनीशन लिखें, परिभाषा, तो परिभाषित करेंगे तो लिखेंगे वे व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, उच्चारण में जिह्वा, जिह्वा झटके से, झटके से ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठती है, उठती है, उन्हें, उन्हें उसृप व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसृप व्यंजन, उन्हें उसृप, उन्हें उसृप व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हमने बताया कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु, जिनके उच्चारण में निकलने वाली, सॉरी, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है उन्हें उसृप व्यंजन कहते हैं। उसृप, उसृप का मतलब होता है ऊपर की ओर उठना, ठीक। उसृप को हम उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं, ये समझ गए आप? तो ये कौन से हैं उसृप व्यंजन? तो इन्हें नोट करें। जैसे, जैसे आप, जैसे आपका जे ड़ ढ़, ड़ ढ़, ड़ और ढ़, ठीक है, ड़ और ढ़, ये आपके उसृप व्यंजन हैं। क्या है? उसृप व्यंजन, ये दोनों आपके उसृप व्यंजन हैं। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों व्यंजनों में दो प्रकार का गुण पाया जाएगा। इन व्यंजनों में दो गुण पाए जाते हैं, वो कौन से हैं आगे चर्चा कर लेते हैं, आगे हम चर्चा। तो इन व्यंजनों में हम यहाँ पे लिखेंगे, इन व्यंजनों में, इन व्यंजनों में दो गुण पाए जाते हैं, दो गुण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। दो गुण पाए जाते हैं, वो कौन से दो गुण हैं? तो उन्हें हम यहां नोट करेंगे, ठीक है। तो पहला गुण है आपका उसृप होना, मतलब ऊपर की ओर उठना, उसृप होना, उसृप होना मतलब ऊपर की, उसृप होना मतलब क्या है इसका? ऊपर की ओर उठना, ठीक है। और दूसरा गुण क्या है? मात्रा की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का व्यवहार करना, का व्यवहार करना, व्यवहार करना, ठीक है। तो हमने दो गुण इसमें बताए, हमने बताया उसृप होना और मात्रा की दृष्टि से संयुक्त व्यंजन होना। क्या होना? संयुक्त व्यंजन होना या संयुक्त व्यंजन का व्यवहार करना। तो जो ड़ा और ढ़ा है, तो इसमें अकेले नहीं मिलकर बना, इसमें मात्रा का भी मेल है, इसलिए ये संयुक्त बन गया, संयुक्त व्यंजन का व्यवहार कर रहा है, लेकिन है नहीं संयुक्त, व्यवहार कर रहा है वैसा, क्योंकि मात्रा इसमें मिली हुई है। तो पहला गुण है उसृप होना, दूसरा गुण है मात्रा की दृष्टि से संयुक्त होना, क्योंकि मात्रा का मेल इसमें है, इसलिए संयुक्त व्यंजन ये बन रहा है। असंयुक्त व्यंजन नहीं होता है, दो व्यंजनों के या दो स्वरों के मेल से बनता है कोई वर्ण, नया वर्ण, ठीक है। तो ये आपका दो प्रकार का गुण प्रदर्शित कर रहा है व्यंजन। तो दो गुण प्रदर्शित करने के कारण इसे हम कहते हैं, इसे हम कह देते हैं, तो हम लिखेंगे इसीलिए, इसे हम इसीलिए, इसीलिए इन व्यंजनों को, इन व्यंजनों को, इसीलिए इन व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण, द्विगुण, ठीक है, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक है, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है।
तो हमने जाना द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि दो प्रकार का गुण इसमें आ रहा है, दो गुण पाए जाते हैं इन दोनों व्यंजनों में, इसलिए हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, दो प्रकार का गुण प्रदर्शित करता है। चलिए अच्छा समझ गए आप। अब हम देखेंगे आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसे समझेंगे। द्विगुण व्यंजन किसी भी शब्द के, यदि कोई शब्द आ जाए, किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, ये मध्य और अंत में ही आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलिए लिख देते हैं कि द्विगुण व्यंजन मतलब उत्सर्प व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन किसी भी शब्द के, किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, ठीक, ये मध्य या अंत में आते हैं, ठीक है, अंत में ही आते हैं, ध्यान रखेंगे। तो देखें हम यदि यहां जैसे कुछ शब्द दें, जैसे, ठीक, जैसे आपका सड़क, क्या सड़क, ठीक, सड़क में जोड़ा है, बीच में है, शुरू में इस वर्ड में ड़ा नहीं है। हमने ये बताया कि द्विगुण व्यंजन जो होगा प्रारंभ में नहीं आएगा, शुरू में वर्ड के नहीं रहेगा, अंत में या मध्य में, तो मध्य में है या अंत में, तो मध्य में है इसमें। दूसरा यदि हम दें धाकड़, अंत में है, देखिए ड़ा, धड़ाम, क्या बोले, धड़ाम, धड़ाम आपका बीच में है ड़ा, ठीक है, मेढक, ढा आपका बीच में है, सिर्फ व्यंजन है ढा। और यदि हम एक व्यंजन यहाँ पे दें, ढक्कन, हमने दिया ढक्कन, ठीक है, तो यहां पर जो जे वाला आपका ड़ है तो सिर्फ पे है क्योंकि बीच में है, और जे वाला ड़ ये भी सिर्फ पे है, ये भी अंत में है। जे वाला भी आपका सिर्फ पे है, बीच में है ड़ा, जे वाला भी सिर्फ पे है, लेकिन ये सिर्फ पे नहीं है क्योंकि शुरू में आ गया और ये मात्रा इसमें बिंदी नहीं लगी है नीचे, ठीक है। ढक्कन, ये वाला आपका उसरिप नहीं होगा, शुरू में, हमने बताया था शुरू में नहीं आता है उसरिप, बीच में आएगा या अंत में आएगा, ठीक है, तो समझ गए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमने व्यंजन के बारे में, सभी व्यंजन हमने पढ़ लिया, व्यंजन के जितने सारे पार्ट थे हमने सब पढ़ लिया, ठीक है, जितनी ध्वनियाँ थी। तो हाँ, आप देखेंगे हिंदी की कुल कितनी ध्वनियाँ हुई। हिंदी की यहाँ हेडिंग लगा देंगे आप, हिंदी की कुल ध्वनियाँ, हिंदी की कुल ध्वनियाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी की कुल ध्वनियाँ कितनी हैं उन्हें आप यहाँ पर लिखेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़े थे स्वर, क्या पढ़े थे, स्वर, हमने स्वर पढ़ लिया था। स्वर हमने बताया था कि 11 स्वर थे, ठीक है, 11 स्वर थे, 11 स्वर की 10 मात्राएं बताए थे, ठीक है। दूसरा बताए थे व्यंजन, दूसरा हमने पढ़ा व्यंजन, ठीक है, व्यंजन हमने बताया था 33 होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, 33, ठीक। तीसरा हमने बताया कि संयुक्त व्यंजन 2 वर्डों के मेल से बनता है, पहला वर्ड आधा, दूसरा वर्ड पूरा, तो हमने संयुक्त व्यंजन भी बताया है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। हमने बताया संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, 4 चौथा। और हमने बताया संयुक्त व्यंजन के बाद हमने बताया था अयोग वाह, बताया था अयोग वाह, हमने बताया था 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। और हमने बताया था, अभी बताया जस्ट पहले इसके उस्सिरिप पे, हमने क्या बताया, उस्सिरिप पे, ये भी आपके 2 होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, यदि इनको आप जोड़ें तो कितने होंगे, तो ये आपके हुए 44, 11 33 44 हुए, 44 4 आपके 48, 48 4 52, ठीक है। तो आपके कितने टोटल ध्वनियां हुई हिंदी में, 52 ध्वनियां हुई। हिंदी में कुल कितनी ध्वनियां, 52 ध्वनियां। तो हिंदी में कुल 52 ध्वनियां, कितनी ध्वनियां हैं, 52 ध्वनियां। हिंदी में कुल कितनी ध्वनियां हैं, 52 ध्वनियां, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखेंगे। कुल कितनी ध्वनियां, यदि पूछे कि हिंदी में कुल कितनी ध्वनियां हैं तो 52 मतलब 52 ध्वनियां हैं, ठीक है। तो आपने ये जाना, हिंदी में कुल कितनी ध्वनियां, 52 ध्वनियां, ठीक है। स्वर, व्यंजन, संयुक्त, अयोगवाह और उस्सिरिप, ये सब आपकी ध्वनियां हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम वर्णों का उच्चारण स्थान जान लेते हैं। तो वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, ठीक है, ट्रिक है ये, ट्रिक,
ठीक है, ट्रिक के माध्यम से उच्चारण स्थान अब जानेंगे हम। तो उच्चारण स्थान यदि हम देखें तो अकुह विसर्जनीय नाम, पहला सूत्र है, सूत्र नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूत्र। अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम, ठीक है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, पहला सूत्र है जानने के लिए आपको, ठीक है, समझना कैसे यूज करना है इनको। तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो हमने बताया अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है। तो यदि हम यहां पर देखें तो ये जो आपका अ है, अ और ये क, तो क में जो मात्रा लगी है उससे हमसे मतलब नहीं है, उ की मात्रा लगी है इससे मतलब हमसे नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। आ से मतलब है, इस आ से मतलब है और इस का से मतलब है, का की मात्रा से मतलब नहीं है, इस हा से मतलब अकुह, ठीक है। और विसर्जनीय में हम आ इतना हटा दें, आ, इसका आ हम क्या करें, हटा देते हैं, ठीक है। तो नाम कंठ होगा उनका, वो कहाँ से उच्चारित होंगे, ना कंठ, कंठ से उच्चारित होंगे, उनका जो नाम आएगा वो कंठ से आएगा। तो हम यहाँ पर यदि लिखें आकु, इस आकु हम लिखें तो आ, ठीक है, आ, तो इसका हम दीर्घ रूप भी लिखेंगे, ये आपका ह्रस्व रूप है, इसका दीर्घ रूप बड़ा आ होता है, ठीक है। हमने आ और आ लिखा, ठीक है। अब का की मात्रा को नहीं लिखना, सिर्फ इस का मतलब है का वर्ग, का मतलब है का वर्ग, इस का मतलब क्या है, का वर्ग। का वर्ग में कितने वर्ड आते हैं आपको पता ही है, कितने आते हैं, का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है और अंगा आता है, ठीक है, अंगा आता है, ये आपके हैं का वर्ग के वर्ड। और का के बाद आपका आता है हा, का के बाद आता है हा। तो अब फिर आता है आपका ये विसर्ग, विसर्जनीय का मतलब विसर्ग, ठीक है, विसर्ग आता है, विसर्ग मतलब आहा, ठीक है, आहा वाला विसर्ग। तो इनका जो उच्चारण होगा, इनका जो उच्चारण होगा वो कंठ या काकल्य से होगा। कहां से होगा, कंठ या काकल्य से, कंठ को ही काकल्य कहते हैं, कंठ से होगा, कहां से होगा, कंठ से। तो इनमें भी ये जो हा है शुद्ध काकल्य ध्वनि है, ये जो हा है ये कंठ वाली ध्वनि है शुद्ध, ठीक है, ये आपकी हा कंठ वाली ध्वनि है। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ आपको समझ में आया। इस आ का मतलब ह्रस्व रूप और दीर्घ रूप, इस का मतलब का की मात्रा से हमसे मतलब नहीं है, उ की मात्रा जो लगी है, ठीक है। का मतलब कावर, कावर के सभी वर्ड, ठीक है। इस हा का मतलब हा हो गया, इस विसर्ग का मतलब विसर्ग हो गया, आयुगवा ही, ठीक है। तो कंठ से होता है इनका उच्चारण, कहां से होता है, कंठ से होता है। आपको ये सूत्र समझ में आया होगा। दूसरा सूत्र है आपका, दूसरा है ईचु यसा नाम तालु, ईचु यसा नाम तालु, ईचु यसा नाम तालु, ठीक है, ईचु यसा नाम तालु, ठीक है। तो इस पे जो है हम बताए थे कि इस चा में जो मात्रा है इससे मतलब हमसे नहीं है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, ये आ की मात्रा यहां तक, ठीक है, इधर से मतलब हमसे वर्डों से नहीं है, इधर आपका है नाम, किस जगह से इनका नाम आएगा, किस उच्चारण स्थान से इनका नाम आएगा वो है इधर, ठीक है। तो चलिए ई का मतलब हम बताए थे, ई का मतलब ई छोटी, इसका दीर्घ रूप बड़ी, और चा का मतलब बताए थे चा वर्ग, चा वर्ग, ठीक है, चा वर्ग। और चा वर्ग में चा आएगा, छ आएगा, जा आएगा, झा आएगा और इया आएगा, ठीक है, इया आएगा। तो ई और ई मतलब छोटी और बड़ी, चा वर्ग, और इसके बाद यसा नाम या, और या, फिर इसके बाद सा, तालु सा, सा, ये आपके उच्चारित होते हैं तालु से, मतलब तालव्य से, कहां से, तालव्य, इसको हम तालव्य भी कह सकते हैं। तो ये तालव्य से उच्चारित होते हैं, कहां से ध्वनि निकलती है इनकी, तालव्य से, तालु से, ईचु यसा नाम तालु। तो जो जो वर्ण इस सूत्र में आएगा उनका उच्चारण स्थान होगा तालु या तालव्य। ध्यान से समझें क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीका है, इसको पहचानने के, याद करना फिर आपको कठिन पड़ जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा याद करना, सूत्र के माध्यम से याद रखेंगे उच्चारण स्थान जल्दी याद होगा, ठीक। तो अगला आपका सूत्र है, अगला सूत्र है जो आपका वो है ऋतु रसना मूर्धा, ऋतु रसनाम मूर्धा, मूर्धा, ठीक है, ऋतु रसनाम मूर्धा।
ये आपका सूत्र है। तो हमने बताया था री से हमसे मतलब नहीं है, ओ री से मतलब है, इसकी मात्रा से हमसे मतलब नहीं है, टा की मात्रा से मतलब नहीं है, ठीक है। ये सा का जो आ है उसे आप इस पे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इतने वर्डों से मतलब है इधर के हमसे, इतने वर्डों से, ठीक, इतने से मतलब। तो री का मतलब आप जान गए होंगे, छोटा री और बड़ा री, मतलब ह्रस्व री और दीर्घ री, दीर्घ री, ठीक है। ये आपके हैं। इसके बाद टा वर्ग, टा है ना टा वर्ग, तो टा वर्ग में कौन कौन से वर्ड होंगे, आपका टा आएगा, ठा आएगा, डा आएगा, ढा आएगा और अड़ा आएगा, ठीक है। ये आपके हुए टा वर्ग के वर्ड। इसके बाद रा है, इसके बाद क्या है रा, तो रा लिख देते हैं। इसके बाद आपका मूर्धन्य सा है, ये आपका लिखिए, ठीक है। तो इनका जो उच्चारण स्थान है, इनका उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा, क्या है मूर्धा है। उच्चारण स्थान क्या है, ये उच्चारण स्थान है मूर्धा, या इसको हम मूर्धन्य भी कहते हैं, मूर्धन्य, मूर्धन्य ध्वनिया कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मूर्धन्य ध्वनिया, ठीक है। अगला आपका उच्चारण स्थान, उच्चारण सूत्र है, अगला सूत्र आपका है ऋतु लसा नाम, अगला सूत्र है ऋतु लसा नाम, ऋतु लसा नाम दंत, ठीक है, दंत या दंत, ऋतु लसा नाम दंत या दंता भी कह सकते हैं, दंता मूर्धा, ठीक है, मूर्धन में। तो चलिए, हमने बताया था इस ता के हमें मात्रा से मतलब नहीं है, और इस सा का जो मात्रा आ की लगी है उससे मतलब नहीं है, इधर के वर्डों से मतलब है। तो इस लिरिक का मतलब होता है लिरिक, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका ह्रस्व होता है, इसका दीर्घ रूप नहीं होता है, लिरिक का ह्रस्व होता है, इसका दीर्घ रूप नहीं होता है, ठीक है, इसका जो है दीर्घ रूप नहीं होता है, लिरिक हुआ। इसके बाद आपका आता है ता वर्ग, क्या आता है ता वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण होंगे, ता वर्ग में आपके ता होगा, था होगा, दा होगा, धा होगा और ना होगा, ठीक है, ना होगा। तो ये आपके हुए ता वर्ग के वर्ड। इसके बाद आपका है ल, इसके बाद ल, इसके बाद तालुसा, वो सॉरी दंतिसा है, ये दंतिसा। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो होगा दंत या दंताव्य, ठीक है, या दंताव्य या दंती भी कह सकते हैं, दंती या दंत, कुछ भी, दंती ध्वनिया है ये, ठीक है। अगला, अगला यदि हम देखें, अगला आपका सूत्र है उपु उपधमानी नाम ओष्ठ, उपु उपधमानी नाम ओष्ठ, उपु उपधमानी, उपु उपधमानी, उपु उपधमानी नाम ओष्ठ, ठीक है, उपु उपधमानी नाम ओष्ठा जी, उपु उपधमानी नाम ओष्ठा। तो हम बताए थे कि इस बात की मात्रा से हमसे मतलब नहीं है, ठीक है, शुरू से अभी पीछे बता ही रहे हैं, पहला वर्ड पर दूसरा जो वर्ड है उसकी जो मात्रा है उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये उ का मतलब हमने बताया, उ का मतलब है, अच्छा ये इतना आपका उच्चारण का नाम है, ठीक है। तो उ का मतलब छोटा उ और बड़ा उ, मतलब दीर्घ और है दोनों, ठीक है। अब पा का मतलब पा वर्ग, पा का मतलब पा वर्ग, ठीक है। तो पा वर्ग में आपके जो वर्ड आएंगे तो पा आएगा, फ आएगा, बा आएगा, भा आएगा और माँ आएगा, ठीक है, माँ आएगा। तो अब हमने बताया पा और उपधमानी, इसमें एक और वर्ड जुड़ा है इतना, ये इतना जुड़ा है, उपधमानी, उपधमानी का जो चिन्ह होता है ये है कुछ, क्या, ये आपका उपधमानी है, इस चिन्ह को हम बोलते हैं उपधमानी, ठीक है, उपधमानी। जैसे हम बोला करते हैं ऐसे उपधमानी फ, ऐसे उपधमानी फा इसे पढ़ते हैं, इसे हम क्या पढ़ते हैं उपधमानी फा, ठीक है। तो ये जो ध्वनियाँ हैं ये आपकी ओष्ठ होंगी, क्या होंगी ओष्ठ ध्वनियाँ, ठीक है, ओष्ठ ध्वनियाँ, ये ओष्ठ ध्वनियाँ, ठीक, याद रखिए। अगला सूत्र है आपका वकारो दंतोष्ठ, वकारो, वकारो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, वकारो दंतोष्ठा। अगला सूत्र है आपका वकारो दंतोष्ठा। तो इसमें वा जो आपका वर्ड है यही सिर्फ और सिर्फ आपका दंत
ओष्ठ है। दंती और ओष्ठ दोनों का इसमें मिलन होता है, दोनों के मेल से उच्चारित होता है होष्ठ और दंती के। तो इसका जो उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ है। क्या है? दंतोष्ठ, मतलब दंती प्लस ओष्ठ दोनों मिलता है, दंती प्लस ओष्ठ दोनों मिलने से बनता है इसका उच्चारण। ठीक है। अगला सूत्र है आपका अंगा आड़ा नाम नासिका। अगला सूत्र क्या है? अंगा सॉरी ये अंगा, यहाँ बिंदी होगी, ठीक है, यहाँ पे अंगा ड़ा नाम नासिका। नासिका इसे ध्यान से समझेंगे, अंगा आड़ा नाम नासिका। ठीक, चलिए यहाँ पर ये आपके जो है पांचों के पांचों, ये आपके पांच वर्ण हैं, इसमें पांचों के पांचों का जो उच्चारण स्थान होगा नासिका होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं अंगा, इया, अड़ा, फिर ना है, फिर माँ है। ठीक है, ये देखिए इसमें तो इनका जो उच्चारण होगा वो नासिका से है। कहाँ से? नासिका से भी है, मतलब नाक से। इन्हें हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। इनका नाम है पंचमाक्षर, पंचमा अक्षर, मतलब पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग समूह का पांचवा अक्षर। का वर्ग का पांचवा अक्षर अंगा, चा वर्ग का पांचवा अक्षर इया, फिर आड़ा चा वर्ग का, फिर ता वर्ग का ना, पा वर्ग का मा। ठीक है, पंचमाक्षर इन्हें कहते हैं, पांचवा अक्षर है। तो अंगा आड़ा नाम नासिका, उच्चारण होगा नाक से इसका। ठीक है, जैसे हम यदि कोई क्वेश्चन यहाँ पर रखें, मान लिया कि क्वेश्चन है आपका अंगा का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान है। ठीक, तो ऑप्शन यदि दें ए में और बी में, हम ऑप्शन यदि दें, ऑप्शन है आपका कंठ, क्योंकि कंठ से भी अंगा का उच्चारण है, आपको विसर्जनीय नाम कंठ, और नासिका, नासिका। तो इस स्थिति में जब उच्चारण स्थान अंगा का पूछे तो कंठ होगा, तो कंठ होगा। ठीक, तो सॉरी कंठ नहीं होगा, वो नासिका होगा। ऐसी स्थिति में नासिका होगा, ऐसी स्थिति में नासिका होगा, ऐसी स्थिति में जो उच्चारण स्थान होगा वो नासिका होगा। ठीक है, कंठ नहीं होगा, नासिका होगा। तो कंठ किस में होगा? देखें, यदि हम क्वेश्चन एक और इसमें पुटअप करें, जैसे घ और अंगा का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान है। ठीक, तो ऑप्शन यदि इसमें हम दें ए और बी, तो आपका ऑप्शन है कंठ और नासिका। ठीक है, ये आपका उच्चारण स्थान है। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका कंठ होगा। जब घा आ जाए, का वर्ग के वर्ड आ जाएं और अंगा हो तो कंठ होगा उस टाइम पे। यदि सिर्फ अंगा वर्ग पूछे, ओनली अंगा उच्चारण स्थान में, तो आपका नासिका होगा, क्योंकि अंगा आड़ा नाम नासिका, सूत्र है अंगा आड़ा नाम नासिका। ठीक है, तो ऐसे आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका सूत्र है एदैतो कंठो, कंठोष नहीं, कंठ तालु पहले करते हैं। एदैतो कंठ तालु, एदैतो अगला सूत्र है एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु। ठीक है, एदैतो कंठ तालु, ए का मतलब ए और आए दोनों। ठीक है, ए का मतलब ए आए दोनों। क्या बताए? ए का मतलब ए आए दोनों होगा। ठीक है, तो इनका जो उच्चारण होगा, इनका जो उच्चारण होगा वो कंठ तालु। क्या होगा? कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ और तालु। तो अच्छा, यहाँ पर आप ये समझ लें कि कंठ तालु क्यों है, इनका जो उच्चारण है वो कंठ तालु क्यों है। तो यहाँ पर हम समझें, यदि ए जो बनता है एक संयुक्त स्वर है, ये क्या संयुक्त स्वर है? तो आ और प्लस ई के मिलने से बनता है। दो मूल स्वर जब मिलेंगे तब बनता है ना। तो दो मूल स्वरों से मिलकर बनता है। तो हमने बताया था आकु विसर्जनीय नाम, तो आ किस में आता है? कंठ में। ठीक है, कंठ में आता है। और ई किस में आता है? ईचू ऐसा नाम तालु, तालु में आता है। ईचू ऐसा नाम तालु, ई किस में आता है? अभी सूत्र पढ़े हैं, ई किस में आता है? तालु में आता है। तो कंठ तालु कि बन गया ना, इस ए का जो उच्चारण स्थान क्या बना? कंठ तालु। ठीक है, ऐ का भी ऐसे ही है, तो कंठ तालव्य कह सकते हैं, कंठ तालव्य ध्वनियां है, कंठ तालव्य ध्वनियां है या कंठ तालु। अगला आपका सूत्र है, लास्ट सूत्र है ये
ओ दैतो कंठोष्ठ, ओ दैतो कंठोष्ठ, ओ दैतो कंठोष्ठ। ठीक है, तो इसमें जो है आपका पहला ओ है, इसमें ए था, तो पहला ओ है, ओ का दीर्घ रूप आओ। ठीक है, आओ। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो आप देख ही रहे हैं, क्या है? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ। अच्छा, यदि हम देखें ओ या औ दोनों, ठीक है, तो ये जो बनते हैं तो आ से बनता है और ऊ से मिलकर बनता है। ठीक है, आपको विसर्जनीय नाम कंठ, और ये आपका जो है वो किस में आता है? ऊ पू पधमानी नाम ओष्ठ, उपू पधमानी नाम ओष्ठ में आता है, तो ओष्ठ है इसका उच्चारण, क्या है? ओष्ठ। तो कंठोष्ठ बन गया ना, कंठोष्ठ, ये आपका उच्चारण स्थान बन गया ओ औ का कंठोष्ठ। ठीक है, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, ए आई का उच्चारण स्थान आपका है कंठ तालव्य या कंठ तालु। ठीक है, कंठ तालु हमने बताया, ए दैतो कंठ तालु, ओ दैतो कंठोष्ठ। वकारो दंतोष्ठ है, वकारो दंतोष्ठ है वो, तो वा ओनली वा उसमें दांत और ओष्ठ से मिलकर बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम हिंदी के कुछ और विशेष ध्वनियाँ जो बची हिंदी की, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आपका ये जो है वर्णमाला का बेसिक ही कंप्लीट होगा। इसके बाद हम फिर चलेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष पे चलेंगे। ठीक है, अघोष अघोष भी पढ़ेंगे, तो आपका सूत्र बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेंगे और पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।